आज मेरी शादी का तीसरा दिन था। आज फिर से मैं अपने ससुर के कमरे में आ गई थी और जैसे ही मैं उनके कमरे में आई तो मेरी दोनों नंदें वहां से उठकर बाहर चली गई थी। पूरी रात मुझे अपने ससुर के कमरे में गुजारनी थी। जो वो कहते वो सब करना था। मेरी नंदों के कमरे से जाने के बाद मेरे साथ फिर से वही काम शुरू हो गया था। 1 घंटा गुजरने के बाद मैं बिल्कुल थक हार चुकी थी। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं थी और मुझे नींद के झोंके भी सता रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से उठकर अपने कमरे में भाग जाऊं, मगर मेरे ससुर मुझे किसी तरह से भी छोड़ने पर आमादा ही नहीं थे। उनका तो दिल ही नहीं भर रहा था। अब मुझे सब घर वालों पर गुस्सा आ रहा था कि ये सब अपने ससुर के साथ करना मुझ पर फर्ज नहीं था, क्योंकि मेरा निकाह अपने शौहर के साथ हुआ था, ना कि अपने ससुर के साथ। तो फिर ये सब ससुर के साथ करना मुझ पर कहाँ फर्ज था। तभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मेरे ससुर की आंख लग गई। मेरा भी गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। मैं नींद के झूलते झोंके लेते हुए अपने ससुर के कमरे से बाहर निकली थी। अभी मैं थोड़ी ही दूर गई थी जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मैं जोर से उछल पड़ी। जब पीछे पलट कर देखा तो वहां पर मेरी बड़ी नंद गुस्से में खड़ी थी। वो मुझे कहने लगी कि तुम्हें मैं अब्बा जी के कमरे में छोड़कर आई थी और तुम्हें मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ कि ये हफ्ता तुमने अब्बा जी के कमरे में ही गुजारना है। तो तुम्हें एक बार की कही हुई बात समझ में नहीं आती क्या? हमारे खानदान का यही दस्तूर है। मेरी बड़ी भाभी भी अब्बा जी के कमरे में 7 दिन ही रही थी और इसके बाद ही उन्होंने अपने शौहर का चेहरा देखा था। अब ये बात क्या तुम्हें मुझे बार बार बतानी पड़ेगी? इसकी बात सुनकर मैं खिसिया गई थी और फिर खामोशी से वापस पलट आई। दोबारा से मेरे ससुर की आंख खुल गई थी और वही सिलसिला शुरू हो गया था। मैं अब थक कर चूर चूर हो चुकी थी। मेरी कमर बुरी तरह से टूट रही थी और नींद से आंखें बोझल हो रही थी। न जाने इस शख्स को मुझ पर तरस क्यों नहीं आ रहा था। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई तो मेरी नंद मुझे कहने लगी कि अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ और पूरी रात तुम जागती रही हो। जब मैं सोई तो फिर अपनी नंद के झिंझोड़ने पर ही मेरी आंख खुली थी। वो मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहने लगी कि आज तो तुमने बहुत ही ज्यादा नींद ली है। इसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी और जब मुसलसल 1 हफ्ता इसी रूटीन में गुजर गया था, पिछले 1 हफ्ते से मेरी यही रूटीन थी, अब मैं झुंझलाने लगी थी और सोचने पर मजबूर हो गई थी कि मैंने ऐसा दस्तूर, ऐसी रस्म तो कहीं भी नहीं देखी थी कि 2 हफ्ते से पहले पहले अपने शौहर का चेहरा ही नहीं देख सकती थी। आखिर इसमें क्या ऐसी हिकमत थी? इसमें क्या राज पोशीदा था? अब मुझे ऐसे लगने लगा था शायद मेरे शौहर के चेहरे पर कोई कमी थी। शायद वो बहुत बदसूरत था, जिसकी वजह से उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं उसका चेहरा देखूं। यकीनन उन्होंने मेरी शादी धोखे से अपने बदसूरत बेटे से की थी। इस सोच का आना ही था कि मैं गुस्से से खौल के रह गई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर लूं। अब मैं सोच रही थी कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, मगर मैं क्या कर सकती थी जब तक 2 हफ्ते का वक्त गुजर नहीं जाता। इससे पहले मुझे खामोशी से हालात का जायजा लेना था और फिर 2 की बजाय 3 हफ्ते गुजर गए, मगर मेरी वही रूटीन बाकी रही। इतना वक्त गुजरने के बाद भी मैं अपने शौहर के पास नहीं गई थी। अभी तक मैं वैसी की वैसी ही थी जैसी अम्मी के घर से आई थी। अब जब मैं झुंझलाने लगी अपनी नंद से, मैंने इस बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि तुमसे ज्यादा बेशर्म औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। आखिर तुम्हें अपने शौहर से मिलने की इस कदर क्यों जल्दी है? ये सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वो कहने लगी कि शरीफ औरतें ऐसी बातें नहीं करती। इसी दिन मेरी अम्मी मुझसे मिलने के लिए आ गई थी। इस वक्त मैं सो रही थी और मेरी गैर मौजूदगी में वो मुझसे मिले बगैर मेरी नंद ने अम्मी को ये कहकर वापस भिजवा दिया कि वो अपने शौहर के साथ हनीमून पर गई हुई है। इस बात के बारे में मुझे रात को पता चला था जब अम्मी ने रात को मुझे कॉल की और तब मैंने फिर से नंद से इस बारे में बात पुरस की तो वो कहने लगी कि तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें तंग करना मुनासिब नहीं समझा। यूं भी तुम पूरी रात जागती रहती हो, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारी नींद ना खराब हो जाए। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी और जब आज मैं अपने ससुर के कमरे में गई थी तो आज मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी और मैंने सोच लिया था कि मुझे कोई फैसला करना होगा। और जैसे ही मेरे ससुर सो गए तो मैं इनके कमरे से बाहर निकली। अब मैं अपने कमरे में जाकर अपने शौहर को देखना चाहती थी, उससे 2 टोक अंदाज में बात करना चाहती थी, मगर ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। पूरा कमरा खाली था। तो फिर सोचने वाली बात ये थी कि मेरे शौहर कहाँ थे। अब मैं फिर जाकर अपने बेड पर सो गई थी। यूं भी मैं ये ड्यूटी देते देते थक चुकी थी और अब मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी नंद ने मुझे ये बात की हुई
तो मैं भी उसे इस बात का जवाब दे दूं। मगर इसके बाद मेरी नंद ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। मगर अभी तक अपने शौहर का चेहरा भी मैंने देखा नहीं था, बल्कि मैं तो अभी तक उसके नाम के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सबसे बड़ी मुसीबत मेरे लिए ये थी कि मुझे अपने मायके में जाने की भी इजाजत नहीं थी। मेरे ससुराल वालों ने मायके वालों को साफ तौर पर कह दिया था कि हम 2 महीने से पहले इसको वापस नहीं भेजेंगे। इस तरह से लड़कियों का अपने घर में फिर दिल नहीं लगता और वो बार बार मायके भागती रहती हैं। अम्मी को इस बात का इख्तलाफ था, मगर फिर मेरा घर बसाने के ख्याल से वो खामोश हो गई थी और अभी तक मैंने अपनी अम्मी को खुद पर बीती हुई कोई बात के बारे में नहीं बताया था। जानती थी कि वो परेशान हो जाएंगी। इस सब में वो भी क्या कर सकती थी। मेरे शौहर का मामला इस कदर उलझा हुआ था, उसका कोई भी सिरा हाथ नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक दिन बातों बातों में इस घर की पुरानी मुलाजमा को कुरेदने की कोशिश की तो उसने मुझे पता चला कि मेरा शौहर रात गए तक घर वापस आता था और फिर सुबह सवेरे घर से चला जाता था। अब मैंने फिर इस बात का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। रात को जब सब अपने अपने कमरों में सो गए तो मैं चुपके से कमरे से बाहर निकल आई और लॉन में कदरे अंधेरे में बैठ गई थी। अब मैं इस बात की मुंतजिर थी कि कब मेरा शौहर आए और मैं उसे 2 टोक अंदाज में बात करूं। तभी मैंने देखा कि इस घर की मुलाजमा भी लॉन में आ गई थी और यहाँ से वहां टहल रही थी। वो अपने मोबाइल पर बार बार किसी का नंबर मिला रही थी। तो मैं हैरान रह गई, इस मुलाजमा के हाथ में मोबाइल फोन कैसे आ गया और ये इस वक्त किस से बात कर रही थी, किसका इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर हॉर्न की आवाज सुनाई दी। गाड़ी जब मुझसे कुछ फासले पर आकर रुकी तो मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि मैं उससे कोई बात करती, उसके पास जाती, उन दोनों की बात सुनकर मैं चौंक गई थी, क्योंकि वो दोनों तो मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी थी। मेरी हर बात हरफे आखिर मानी जाती थी, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता था। और जब मेरी कॉलेज की तालीम मुकम्मल हो गई तो मेरे लिए बहुत ज्यादा रिश्ते आने लगे थे। अम्मी अब चाहती थी कि मैं भी अपने घर बार की हो जाऊं। तभी वो मेरे लिए आने वाले रिश्तों पर संजीदगी से गौर कर रही थी और फिर एक रिश्ता इन्हें मेरे लिए पसंद आ गया था और फिर उन्होंने अब्बू के साथ बाहमी रजामंदी से वहां पर मेरी शादी तय कर दी थी। हैरत का झटका मुझे तब लगा था जब मैंने अपने मंगेतर को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया तो अम्मी कहने लगी कि उनके यहाँ लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देखते। ये भला क्या बात हुई, क्या मैं तस्वीर भी नहीं देख सकती थी? अम्मी जोर से हंस पड़ी और कहने लगी कि हमने लड़का देखा है और वो बहुत ही अच्छा और डिसेंट है, तुम्हें हमारी पसंद पर एतबार होना चाहिए। शादी के बाद तुमने उसको देखते ही रहना है। उनकी बात सुनकर मैं शर्मा गई थी, मगर मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी। भला ये क्या बात हुई? तस्वीर देखने का तो मैं हक रखती थी और ये बात फिर अम्मा के अलावा मैं किसी और से कर भी नहीं सकती थी। उन लोगों को न जाने क्यों शादी की बहुत जल्दी थी और 2 माह के अंदर अंदर ही उन लोगों ने शादी की डेट फाइनल कर दी थी। मेरी शादी का पहला दिन था। मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। मेरी शादी रिवायती अंदाज से हटकर हुई थी। मैंने अभी तक अपने शौहर का चेहरा तक नहीं देखा था। मेरे दिल पर बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे ससुराल आए हुए चंद घंटे गुजर चुके थे, मगर अभी तक जिसके साथ मेरा निकाह हुआ था वो मेरी नजरों से रूपोश था। वो न जाने कहाँ गुम था कि अभी तक उसको देखा तक नहीं था। और मेहंदी वाले दिन भी ऐसा ही हुआ था। हमारे यहाँ मेहंदी पर ससुराल वालों के साथ दुल्हा भी दुल्हन के घर मेहंदी के लिए आता है, मगर इन लोगों के रिवाज हमसे बहुत मुख्तलिफ थे। इन लोगों के साथ ना दुल्हा आया था और ना ही अभी तक मुझे किसी ने दुल्हे की तस्वीर दिखाई थी। रुखसती के वक्त अम्मी ने मुझे बहुत सी नसीहतें की थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हें जो बात भी अच्छी या बुरी लगे, तुमने खामोशी से सब्र से वक्त गुजारना है। और मैंने उनकी हर बात को अपनी गिरा से बांध लिया था। आधी रात का वक्त गुजर गया था, न जाने अभी तक वो कहाँ था। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं खुद में ही सिमट कर रह गई थी। मेरी अपने शौहर से होने वाली ये पहली मुलाकात थी। मुझे हया ने अपने घेरे में ले लिया था और तब मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मेरे पास मेरे शौहर के बजाय मेरी छोटी नंद आके रुकी। उसे देख के मैं हैरान परेशान रह गई। वो भी मेरे चेहरे के तासुरात देख के बौखला गई थी और मैं हैरान परेशान सी हो गई थी। वो मुझे कहने लगी कि आप कपड़े तब्दील करके मेरे साथ चले, आपसे जरूरी बात करनी है। नंद की बातें सुन के एक पल को मैं भी चौंक गई। न जाने क्यों वो बहुत डर गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ बुरा हो गया हो, वरना क्यों वो दुल्हन को लिबास तब्दील करने का कहती, जबकि उसके दूल्हे ने उसे देखा तक नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दूल्हे के साथ कोई हादसा पेश आया था और ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे थे। इस तरह के अजीबोगरीब वहम मुझे अपने घेरे में ले चुके थे। मेरा रंग बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। मैंने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और उनको तर किया, मगर मेरी हालत ऐसी हो रही थी काटो तो बदन में लहू ना हो। मेरे दिल में सवाल तो बहुत थे, मगर फिर मैंने कोई भी बात किए बगैर इस बात पर अमल किया।
फिर बिना कुछ कहे इसके साथ चल पड़ी। फिर वो मुझे लेकर एक तरफ को चल पड़ी थी जिसके कमरे में मुझे वो लेकर गई थी। वहां मेरी बड़ी नंद और ससुर दोनों ही मौजूद थे। मेरी नंद मुझे देखकर कहने लगी कि तुम्हें शायद इस बात के बारे में इल्म नहीं है, मगर हमारे यहाँ ये रिवाज है कि 2 हफ्ते तक दुल्हन अपने शौहर का चेहरा नहीं देखती और 2 हफ्ते तक वो अपने ससुर की खिदमत करती है और वो ससुर के कमरे में ही 2 हफ्ते गुजारती है। नंद की बात सुनकर जैसे मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? मेरी आंखों के सामने तमाम सुने हुए और देखे हुए वाकयात घूमने लगे थे जिनमें ससुर अपनी बहू पर बुरी नजर डालता है। मेरी नंद मेरे तासुरात से बेनियाज बोले जा रही थी। और 2 हफ्ते के बाद ही तुम अपने शौहर का चेहरा देख सकती हो, इससे पहले नहीं। अभी तुम इसके पास नहीं जा सकती, तुम्हें पहले इस इम्तिहान में पूरा उतरना होगा। अब तुम यहाँ पर रुककर अपने ससुर की खिदमत करोगी। इनकी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी, मगर अम्मी की बात बार बार मेरे जहन में गूंज रही थी कि वहां जाकर कोई भी ऐसा काम ना करना, कोई ऐसी वैसी बात ना करना जिससे हमारी तरबियत पे हर्फ आए। अब वही तुम्हारा घर है, तुमने सारी जिंदगी वहीं पर गुजारनी है। जैसा वो लोग बोले तुमने वैसा करते जाना है। अम्मी की बात याद आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अम्मी ने मुझे ये नहीं बताया था कि ऐसी सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए। जब मेरे ससुराल वाले मुझसे गैर मतवक्को बात कर रहे थे तो तवक्को करें तो तब क्या करूं मैं? क्या खामोशी से उनकी बात पर अमल करती रहूं या फिर उन्हें इस बात पर टोक दूं? उनके रस्मों रिवाज मेरी समझ से बाहर थे। आखिर इस बात में क्या मंतक थी? मैं अपने शौहर का चेहरा क्यों नहीं देख सकती थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो एक बदसूरत इंसान था या मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था और इन लोगों ने धोखे से उसके साथ मेरी शादी करवा दी? मैं ये सब सोचे जा रही थी और मेरा दिल अनजाने खौफ से लरज रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है। शायद यही वजह थी कि निकाह के बाद मेरे वालिदैन को मेरे ससुरालियों ने कहा था कि 2 महीने तक हम आपकी बेटी को मायके नहीं भेजेंगे। अब मेरे पैरों से जान जाते हुए महसूस हो रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि 2 महीने के अंदर मेरे साथ न जाने क्या कुछ करने वाले हैं ये लोग। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे मार ही डालें। जब मेरी नंद जाते जाते बोली कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये बात तो समझाई होगी कि अब यही तुम्हारा घर है और यहाँ की बात यहाँ तक ही रहनी चाहिए। यहाँ की कोई भी बात तो अपने मायके में नहीं बता सकती। इनका तनबीही अंदाज देखकर मैं सर से लेकर पांव तक काम कर रह गई थी। मुझे अपनी हैसियत का अच्छे से अंदाजा हो गया था। मैं अपने खानदान को भी बहुत अच्छे से जानती थी कि वहां पर ब्याही लड़की अगर हक पर होती तो कभी उसके मुंह से ससुराल वालों की और शौहर की बुराई को सुनना मायूब तस्वुर किया जाता था। और शायद ये बात मेरे ससुराल वालों को पता थी, जब भी वो इस बात से नाजायज फायदा उठा रहे थे। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर मैं कुछ भी कहे बिना उनके पास जाकर बैठ गई। फिर अपनी बड़ी नंद के कहे के मुताबिक उनकी टांगें दबाने लगी थी। मुझे रह रहकर अपनी किस्मत पर अफसोस हो रहा था। पूरी रात मैं अपने ससुर की टांगें और सर दबाती रही थी। मैं दिल ही दिल में ये सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि मेरा शौहर कैसा इंसान है कि उसे अपनी बीवी से मिलने की, उससे बात करने की ख्वाहिश ही नहीं है। कहीं उसके साथ घर वालों ने जबरदस्ती की शादी तो नहीं की मेरी। बहुत सी सोचें मुझे अपने घेरे में लिए हुए थी। मैं इसका सच जानने की जस्तजू में थी। तभी तो अब मैं अंधेरे का फायदा उठाकर सबकी नजरों से छुप गया। अब मैं इन दोनों की बातें सुनने लगी थी। फिर मैं अंधेरे का फायदा उठाकर फासला रखकर उनके पीछे चलने लगी थी। वो सीधा आखिरी कोने में बने हुए कमरे में चले गए थे। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये शख्स मेरा शौहर था, क्योंकि वो कम शौहर को मेरे नाम से मुखातिब कर रही थी। मेरा शौहर तो बहुत हैंडसम था। बिला शुबा इतना हसीन मर्द मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था, मगर इस मुलाजमा की मेरे शौहर से इतनी बेतकल्लुफी मुझे समझ से बाहर थी। और मैं ये सोच रही थी कि वो आधी रात तक इनका इंतजार क्यों कर रही थी और वो इनके कमरे में क्यों कर गई थी। इस बात का जवाब तो तभी मिल सकता था जब मैं इस कमरे में जाती, और फिर जब मैं दरवाजे की छड़ी से झांक कर अंदर देखा तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये मेरा शौहर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था। वो अभी तक मेरे सामने क्यों नहीं आया था, क्योंकि जो कुछ ये दोनों कह रहे थे या कर रहे थे वो सब मेरे सर पर बम बन के गिरा था। मैं अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रो पड़ी। मैं नाजुक एहसासात की मालिक लड़की थी। मैंने आज तक कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था और मेरा जहन ये इनकार कर रहा था तस्लीम करने से कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता था। वो शख्स मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता था। अगले दिन मैंने अम्मी को कॉल की और उन्हें कहा कि मैं आपके साथ वापस आना चाहती हूँ, कुछ दिन रहना चाहती हूँ। अम्मी ने खिंचाते हुए कहा कि तुम्हारे ससुराल वाले शायद तुम्हारा यहाँ पर आना पसंद ना करें, मगर मैं गुस्से से अम्मी को कहा कि अगर आप मुझे खुद लेने के लिए नहीं आएंगी तो मैं खुद आ जाऊंगी। अम्मी मामलात की संगीनी का अंदाजा हो कर चुकी थी। यूं भी उन्हें मेरी नंदों का रवैया खटक रहा था। वो भी इस बात पर परेशान थी कि जब भी वो यहाँ पर आई हैं, ना उनकी मुझसे मुलाकात हुई, ना ही मेरे शौहर से, और ये बात सोच सोच कर वो परेशान हो रही थी। अगले दिन जब अम्मी आई तो मेरी नंद ने हमेशा की तरह इन्हें टालना चाहा, मगर मैं इनकी आमद से वाकिफ थी। तभी मैं अपना बैग लेकर वहां पर आ गई। जब मेरी नंद की नजर मुझ पर पड़ी
तो वो हक्का बक्का रह गई। मैंने उससे कहा कि कुछ दिन अम्मी की तरफ रहने के लिए जा रही हूँ। वो सख्त घबरा गई थी, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी थी। वो कहने लगी कि अभी कुछ दिन रुक जाओ, आज भाई से पूछ लेना, उनकी इजाज़त से जाना, इनकी गैर मौजूदगी में तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर मेरे होंठों पर जहर खंद मुस्कुराहट फैल गई थी और मैं उससे कहने लगी कि जो सच है वो आप भी जानती हो और मैं भी। अब जो बात होगी सबके सामने होगी। इतना कहकर मैं अम्मी का हाथ पकड़कर बाहर आ गई थी। अम्मी भी हैरान परेशान थी। मेरी नंद पीछे तक वापस आई और मुझे वापस रोकने के लिए हर जतन करती रही, मगर इनमें अब रुकने वालों में से मैं नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे करना क्या है। घर आने के बाद मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई, जो कुछ मैंने सुना था, जो देखा था, इन्हें बताया। दरअसल मेरे शौहर की पहली शादी हो चुकी थी। उनकी शादी को न जाने कितने साल गुजर चुके थे। उनकी औलाद नहीं थी और वो लड़की जिसे मेरे सामने मेरी नंदों ने मुलाजमा कहा था, वो दरअसल मेरे शौहर की पहली बीवी थी। और आज जब मैंने उनके कमरे में झांक कर देखा और उनकी आवाज़ें सुनी तो मुझे मालूम हुआ कि वो मेरे शौहर से कह रही थी कि जल्दी से इस लड़की को घर से फारिग करो। मैं बिल्कुल भी अपनी सौगन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब मेरे शौहर ने उससे कहा कि तुम जानती हो कि मैं इसके साथ शादी महज औलाद के लिए कर रहा हूँ। अब जब मेरी औलाद हो जाएगी तो मैं इसको घर से निकाल दूंगा। अब तुम ही तो मुझे इस पास जाने भी नहीं देती। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं इसके साथ बात भी नहीं करता। और बेचारी सीधी सादी सी लड़की है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बुद्धू होगी। मगर इस बेवकूफ़ लड़की ने हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं की। फिक्र मत करो, वो आइंदा भी हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेगी। उसको साइड में लगाना, उसको घर से निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। वो वैसे भी ये शादी करने का तुमने ही तो मुझे कहा था। अगर तुम्हारी इजाज़त ना होती तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था। मैं तो तुम्हें दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब वो दोनों मेरी बेवकूफ़ी पर हंस रहे थे और ये देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो दिया था। शादी के पहले दिन से मैं अपने ससुर की खिदमतें कर रही थी और सारी रात उनके पाँव दबाती थी और पाँव दबा दबा के मैं थकन से चूर हो जाती थी, लेकिन वो मुझे सोने नहीं देते थे। कहते थे कि सुबह का सूरज जब तक तुलू नहीं होगा तो मेरे पाँव दबाओगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझको अजियत दे के इनको क्या मिलता है। अब मुझे ये बात समझ आ गई थी, शायद मेरा शौहर ज़हनी तौर पर इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। इसीलिए मेरी नंद और मेरे ससुर मुझे बहला रहे थे और 7 दिन के लिए मुझे रस्म के नाम पर उलझा कर रख दिया था, ताकि मेरा ध्यान मेरे शौहर से हट जाए और वो लोग जब तक मेरे शौहर को राजी कर लें कि वो मुझे एक बीवी तस्लीम कर ले। जब मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो उन्हें भी यकीन ही नहीं आ रहा था और फिर उन्होंने मेरे शौहर और बाकी ससुराल वालों को घर में बुला लिया और सारी बात उनके सामने रखी। तो वो शर्मिंदा हो गए और कहने लगे कि ये बात सच है कि हमने भाई की दूसरी शादी की, कि इनकी औलाद के लिए की। हमें ये डर था कि आप लोग रिश्ता देने से इनकार कर देंगे, मगर हमारा मकसद गलत नहीं था। सब मालूम हो गया था कि इसने अपनी औलाद के लिए हम दोनों को धोखा दिया और मेरे शौहर ने तो अभी तक मेरा बीवी होने का हक भी अदा नहीं किया था। फिर अम्मी अब्बू के बाहमी मशवरे से मैंने खुला के लिए दरख्वास्त दायर कर दी थी। मेरी नंदे मुझे इस काम से बाज रहने के लिए बार बार इसरार कर रही थी, मगर मैंने इनकी एक भी नहीं सुनी थी। पहली बार मेरे शौहर ने भी मुझसे बात की। पहली बार वो मेरे सामने आए, मगर मेरा फैसला अटल था। मैं अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे धोखे से देने वालों से सख्त नफरत थी और मेरी जिंदगी में ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं थी। और फिर जल्दी मैं इससे खुला ले चुकी थी और फिर इसके बाद में लोगों की बहुत बातें सुनने मिली। बर्दाश्त किया था, मगर मुझे इस फैसले पर पछतावा नहीं था। मुझे ये यकीन था कि जो मैंने किया सही किया। सब लोग मुझे इस बात पर ताने देते थे। मैं सोचती तो अल्लाह ना करे कि आपकी बेटी के साथ भी कभी ऐसा हो। ये तकलीफ वही समझ सकता है जो इस कर्ब से गुजरता है, मगर इंसान अपनी जुबान से दूसरों को तकलीफ देने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी जिंदगी में इस फैसले के लिए बहुत लोगों को खुद को लान तान करते देखा था। इनका कहना था कि मुझे आखिर तक इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करनी चाहिए थी, चाहे इस सब में मेरी इज्जत नफ्स 2 कौड़ी की होकर रह जाती, चाहे इस सब में मेरी जान चली जाती, मगर मुझे इस नाम नेहाद रिश्ते को निभाना चाहिए था। और मुझे लोगों की इस सोच से नफरत थी और मैं लोगों की सोच को बदलना चाहती थी। फिर मैं एक NGO के साथ मुंसलिक हो गई जो मजबूर औरतों की मदद करते थे।